अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम अकील रहमान। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक 10th क्लास का इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 15। तो आज बेटा हम सीखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होती है। आपने इनहेरिटेंस का वर्ड तो बड़ी दफ़ा सुना होगा, विरासत, यानी कि जो आबाओ अजदाद से चीज़ें जो हमें मिलती हैं उसे हम कहते हैं वो हमारी इनहेरिटेंस है, विरासत है। अच्छा, सिर्फ चीज़ें ही हमें आबाओ अजदाद से नहीं मिलती, बल्कि आपने देखा होगा कि किसी भी मतलब इंसान यानी पेरेंट्स जो होते हैं उनके बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। ऐसा कभी देखा है? बिल्कुल भी नहीं, यानी कि एक जैसे नहीं होते, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे उनके अंदर फ़र्क होता है। अच्छा जी, आपने ये भी देखा होगा कि ऐसा भी नहीं होता कि वो जो है ना कुछ भी कोई भी चीज़ ऐसी जो हो वो पेरेंट्स की उनमें ना हो, ऐसा भी नहीं होता। यानी कि बच्चों के अंदर कुछ तब्दीलियां भी आती हैं और कुछ जो होते हैं उनके अंदर वही खसूसियात होती हैं जो कि वालिदैन में होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो उनके अंदर खसूसियात आई हैं वालिदैन से, हम उन्हें कहते हैं कि ये खसूसियात उनको उनके विरासत में मिली हैं। आपने बड़ा सुना होगा, ये भी इसकी बड़ी विरासती खसूसियत है जो इसके यानी कि जैसे कि सब में बच्चे का इनके अब्बे की खसूसियत भी यही थी, वही खसूसियत इसमें आ गई है। तो मतलब ये है कि उनको हम मरूसी खसूसियत यानी विरासती खसूसियात कहते हैं। तो असल में इनहेरिटेंस भी यही हमें बताती है कि जो खसूसियात यानी जो करैक्टर्स हैं वो जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों के अंदर मुंतकिल होते हैं तो उस मुंतकली के अमल को, उन करैक्टर्स के ट्रांसफ़र होने के अमल को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम इनहेरिटेंस की डेफिनेशन को अगर देखें तो इसकी डेफिनेशन यही बनती है कि ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स, ठीक है, कि ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स, जो करैक्टर्स की ट्रांसमिशन है। अच्छा, अब ये तो आप सबको पता ही है कि ट्रांसमिशन जो करैक्टर्स की होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कह दें, यानी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, या आप कह दें पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बच्चों में। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आता है माइंड में कि ट्रांसफ़र तो हो रहे हैं करैक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, लेकिन कैसे हो रहे हैं? कौन सी चीज़ है जो वालिदैन से बच्चों में चली जाती है और साथ करैक्टर को भी ले जाती है ना? बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ना, कि कौन सी चीज़ ऐसी है या क्या ऐसा फिनोमिना है कि जो खसूसियत बच्चे वालिदैन में थी वही बच्चे में आ गई। तो ये वालिदैन से बच्चों में कैसे आ गई है? तो वो क्या चीज़ है? तो वो आज हम सीखेंगे। वो क्या है? वो असल में जीन्स हैं। जीन्स का नाम आपने बड़ा सुना होगा। तो जीन्स जो होते हैं ये करैक्टर को कैरी करते हैं, और फिर जीन्स जब एंटर होते हैं वालिदैन से बच्चों में तो साथ करैक्टर को भी, क्योंकि करैक्टर इनके ऊपर लदा होता है, सवार होता है, जैसे वो कंधे पे हमने बच्चे को बिठाया हुआ होता है ना, ऐसे जा रहे होते हैं उस तरह। यानी जब जीन ट्रांसफ़र होता है तो साथ साथ क्या ले जाता है? करैक्टर को भी साथ लाद के ले जाता है अपने साथ। है ना इंटरेस्टिंग बात? तो यानी कि जीन्स जो हैं वो एक्चुअली कैरियर हैं करैक्टर्स के। वालिदैन से बच्चों में ये वाला जीन जो है ना, इसके अब्बे से आया है, इसके वालिदैन से आया है, इसकी माँ से आया है। तो वो क्या होता है? वो जीन आना मतलब
करैक्टर आना। यस, तो अब अच्छा, तो हम ये जो चीज़ अभी मैं कर रहा था, किसको कर रहा था? जीन्स को स्टडी कर रहा था। अच्छा जी, आप भी जीन्स के बारे में, मैं आपको कहूँ भी जीन्स के बारे में स्टडी करो। अब आपको पता है इनहेरिटेंस में जीन्स होते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस में जीन्स होते हैं ना, इनहेरिटेंस विरासत के अंदर स्टडी कर रहे हैं जीन्स को, क्योंकि करैक्टर वालिदैन से बच्चों में आ रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ट्रांसफ़र कौन कर रहा है? जीन कर रहा है। तो अगर हम वो स्टडी कर रहे हैं, वो इनहेरिटेंस है, ट्रांसमिशन। तो इनहेरिटेंस के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं? जीन्स को। ज़ाहिर है अगर हम जीन्स को स्टडी ना करें, इनहेरिटेंस कैसे हो गई? जब पेरेंट्स से बच्चों में करैक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो हम उन करैक्टर की ट्रांसफ़र होने को स्टडी करेंगे तो इनहेरिटेंस है ना। और करैक्टर ट्रांसफ़र कर कौन रहा है? जीन। तो जीन को स्टडी किए बगैर इनहेरिटेंस को कर सकते हैं? बताएं ज़रा। नहीं कर सकते ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो स्टडी ऑफ जीन्स ही इनहेरिटेंस में है। तो जब हमने इनहेरिटेंस को कर लिया तो जीन्स को स्टडी करना ज़रूरी है, तब तक इनहेरिटेंस मुकम्मल। तो अब हम देखते हैं कि जो जेनेटिक्स है वो असल में स्टडी ऑफ जीन्स है, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक्स एक्चुअली क्या है? स्टडी ऑफ जीन्स, ठीक है। अच्छा, अब जीन्स है, फिर जीन्स का रोल है किसके अंदर? इनहेरिटेंस के अंदर। इनहेरिटेंस किसके अंदर? इनहेरिटेंस के अंदर। तो हम कहते हैं कि इसका रोल भी स्टडी करेंगे जेनेटिक्स में। रोल ऑफ जीन इन इनहेरिटेंस। ओके, अच्छा, अब हमने देखा कि करैक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, उस ट्रांसफ़र होने के अमल को इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। और जो ट्रांसफ़र करने वाली चीज़ें हैं वो जीन्स हैं, वो जेनेटिक्स कहलाते हैं। अच्छा, जो करैक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है, जो वो खुद करैक्टर के ट्रांसफ़र होने के अमल को कर लिया, करैक्टर को ट्रांसफ़र करने वाले को कर लिया, तो करैक्टर को भी तो करना है ना कि वो करैक्टर क्या है, उस करैक्टर को क्या कहते हैं। जैसा कि हाइट है, हाइट, एक बड़ा ह्यूज हाइटेड पर्सन है, उसके बच्चे हाइटेड है, क्या हुआ? हाइट ट्रांसफ़र हुई, करैक्टर ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। अच्छा जी, तो जब वो ट्रांसफ़र हुआ है, अब उस हाइट को, उस करैक्टर को जो पेरेंट से कहाँ आया है? बच्चे में, उसको क्या कहेंगे? ट्रेट। क्या कहेंगे? यानी करैक्टर्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कॉल्ड ट्रेट, उसे ट्रेट कहेंगे। अच्छा जी, तो हमने उस करैक्टर को क्या कहना है? उस करैक्टर को, करैक्टर, ठीक है, विच इज ट्रांसफर्ड, जो ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? ट्रेट। अब ट्रेट कौन कौन से हैं जी? एग्जाम्पल्स क्या हैं? हाइट है, आई कलर है, स्किन कलर है, हेयर स्टाइल है, इंटेलिजेंस है, सारी क्या हैं? ट्रेट्स हैं। अच्छा जी, अब हमने इनहेरिटेंस को भी कर लिया, ओके हो गया, ख़त्म हो गई बात। जेनेटिक्स कर लिया, ख़त्म हो गई बात। ट्रेड्स को कर लिया, ख़त्म हो गई बात। अच्छा जी, अब जीन्स क्या हैं जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं? वो खुद क्या हैं? वो यूनिट्स क्या हैं ट्रांसमिशन करने वाले? इनहेरिटेंस के यूनिट, जिससे इनहेरिटेंस बनी है, विरासत बनी है, वो जीन से बनी है, वो क्या हैं? उसको देखते हैं। अच्छा जी, जीन्स
असल में डीएनए का नाम सुना है ना आप लोगों ने? डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम्स में। असल में जीन क्या है? असल में जीन जो है वो उस डीएनए के सेक्शंस हैं। अब मैंने यहाँ पे एक डीएनए बनाया हुआ है, नज़र आ रहा होगा। अब ये जो डीएनए है ये एक स्पेसिफिक लेंथ है। ये इसको जूम करके मैंने बड़ा किया हुआ है। ये एक स्पेसिफिक लेंथ, ये इस डीएनए की एक स्पेसिफिक लेंथ है, ये जीन है। हम इसको कह सकते हैं कि सेक्शंस, एक सेक्शन है ऑफ डीएनए। जैसे ये डीएनए है ना, डीएनए। अब ये डीएनए है, अब इसका एक सेक्शन है, एक स्पेसिफिक लेंथ है। उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम जीन कहेंगे। जीन, स्पेसिफिक लेंथ, एक स्पेसिफिक खास टुकड़ा, सेक्शन, वो जीन है। अब इस पर होता क्या है? इस टुकड़े पर क्या होता है? इस जीन के, इस डीएनए के टुकड़े पर स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से ही ये बना है। डीएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। ओके। अब न्यूक्लियोटाइड्स का जो इसके ऊपर, यानी जीन के ऊपर, ये जीन क्या है? ये एक सेक्शन है डीएनए का, और ये कैरी करता है, कैरी स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर, कितना मतलब तादाद, ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रखता है, स्पेसिफिक, खास। यानी अब पूरी लेंथ पर तो डिफरेंट होता है ना, यानी अब ये एक ट्रेट है, एक खास, मतलब ये एक खास जीन है। अब ये काफ़ी सारे जीन, थाउजेंड्स जीन्स होते हैं, यानी कि अब स्पेसिफिक लेंथ में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है। अब क्या होगा कि अब यही इसी स्पेसिफिक सीक्वेंस और नंबर के क्या बनेंगे? प्रोटीन्स बनेंगे। अब जीन्स इंस्ट्रक्शंस दे रहा है सेल को प्रोटीन्स बनाने के लिए। अब असल में जीन के पास क्या है? असल में जीन के पास इंस्ट्रक्शंस हैं, यही सीक्वेंस है और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। इसी सीक्वेंस और इसी नंबर के प्रोटीन्स बनेंगे। इसी सीक्वेंस, जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, इसी सीक्वेंस और इसी नंबर के लिहाज से अमाइनो एसिड्स जुड़ के प्रोटीन्स बनाएंगे। अब प्रोटीन्स की तैयारी कैसे हो रही है? जीन्स इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, मतलब जीन के पास वो सीक्वेंस है, वो नंबर है, वो न्यूक्लियोटाइड का नंबर और सीक्वेंस है। उसी सीक्वेंस के प्रोटीन्स तैयार होंगे, अमाइनो एसिड उसी सीक्वेंस से जुड़ेंगे, उसी नंबर से। तो अब जीन्स का क्या काम हुआ? प्रोटीन्स तैयार करवाना, कैरी द इंस्ट्रक्शंस, गिव द ऑर्डर्स टू प्रिपेयर द प्रोटीन्स, ताकि वो प्रोटीन्स तैयार करें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जीन्स क्या करते हैं? ये कैरी इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स, खास तरह के प्रोटीन्स, उसी खास तरह का नंबर और सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो जीन के पास है। ओके हो गया। अब जीन की अगर हम वर्किंग को समझने लग जाए ना, कि जीन के क्या 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 काम है, किरदार क्या है, तो उसके लिए ना हमें सबसे पहले क्रोमोसोम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि
डीएनए तो बहुत बाद की बात है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए है, डीएनए के पार्ट एक जीन है, जीन तो बहुत नीचे बहुत डीप है। तो पहले क्रोमोसोम्स को पढ़ेंगे तो जीन को पढ़ेंगे ना, उसकी वर्किंग को, उसकी नेचर को। तो सबसे पहले अब हम क्या सीखते हैं, क्रोमोसोम्स, कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स पर होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यानी कि अब यहाँ पे ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। अब यहाँ इसके पास क्या है, इसके पास डीएनए है, ये डीएनए है। अब क्रोमोसोम्स पर डीएनए है, अब उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ क्या है, वो जीन है। तो भाई हम क्रोमोसोम को समझेंगे, फिर डीएनए को समझेंगे, फिर जीन को समझेंगे, वर्किंग को, क्योंकि क्रोमोसोम पड़ा है, उसके ऊपर डीएनए है। क्रोमोसोम किसका बना है, डीएनए का बना है। डीएनए किन चीज़ों का बना है, जीन्स का बना है। क्रोमोसोम्स डीएनए का बना है, डीएनए जीन्स का बना है। क्रोमोसोम्स कैरी डीएनए, डीएनए कैरी जीन्स। क्रोमोसोम्स में डीएनए के अलावा एक और चीज़ भी होती है, यानी क्रोमोसोम्स दो चीज़ों का बना हुआ है, डीएनए और दूसरे नंबर पे प्रोटीन्स का बना है। तो क्रोमोसोम्स को अब हम समझते हैं। क्रोमोसोम्स, अब अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में 23 पेयर्ड क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। 23 पेयर्ड, कांस्टेंट नंबर होता है क्रोमोसोम्स का, पेयर में, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में होते हैं। वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में हैं। अब यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये किस में मौजूद होगा, ये पेयर में मौजूद होगा। पेयर में ये है कांस्टेंट नंबर। ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या कर रही है, वो कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखती है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखती है। और वो भी किस में, पेयर में, यानी इसमें कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर। टोटल कितने हो गए, 46। टोटल की बात करें तो टोटल हो गए 46, क्योंकि 23 पेयर है ना, तो वो टोटल 46 हो जाएंगे। ये इस तरह के, अब इस तरह के देखें 23 हैं, इस तरह के 23 हैं, 23 हैं, तो टोटल कितने हो गए, 46। अच्छा, अब ये असल में बना कैसे है पेयर, ये पेयर बना है जब फ्यूजन हुई है। एक्चुअली ये जो है हर सेल के अंदर
ये क्रोमोसोम आया है मदर से, फ़र्ज़ किया, और ये आया है फादर से। क्योंकि गैमेट्स की जब फ्यूजन हुई ना, तो ये एक गैमेट के अंदर ये था, दूसरे गैमेट के अंदर ये था। जब गैमेट्स फ्यूज़ हुए फर्टिलाइजेशन, तो फिर ये डिप्लॉयड बना, डिप्लॉयड सेल। हमारी बॉडी में सारे सेल्स जो डिप्लॉयड होंगे उसमें ऐसा होगा, 23 पेयर्ड होंगे हर सेल में। ये नहीं है कि पूरी बॉडी में तो कोई ट्रिलियंस क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन हर सेल में कितने क्रोमोसोम हैं? 46 क्रोमोसोम हर सेल में। और वो 46 इस तरह के, यानी 23 पेयर में है, 23 पेयर है हर सेल में, 23 पेयर। और वो हर सेल, आपको पता है कि जब एक सेल बना, तो जब वो जाइगोट बना है ना गैमेट्स की फ्यूजन से, फिर तो आगे माइटोसिस हो रही है, फिर तो सेम क्रोमोसोम्स की तादाद है ना, फिर तो वो एक जैसे ही क्रोमोसोम्स रहेंगे ना हर सेल में। एक सेल में जितने क्रोमोसोम में, जब वो सेल डिवाइड होकर दूसरे उतने क्रोमोसोम्स बनाएगा ना माइटोसिस में। ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, जितनी भी बॉडी स्ट्रक्चर बना है वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखता है। अब क्रोमोसोम्स तो आगे तो सेम चल रहे हैं ना, असल कहाँ पे मसला आ रहा है? जब फ्यूजन हुई है ना, अब फ्यूजन ठीक हो गई जाइगोट में, क्रोमोसोम्स नंबर पूरे हो गए, फिर आगे वही चलेंगे। अब क्रोमोसोम्स ये जो आए हुए हैं, असल में ये गैमेट्स की फ्यूजन से जाइगोट बना है, डिप्लॉयड, इसको कहते हैं डिप्लॉयड, 2n डिप्लॉयड सेल। हाँ, ये जाइगोट होगा, फिर ये डेवलप हो गया। अब पूरे जितने भी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनमें ऐसे होंगे क्रोमोसोम्स, ऐसे क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। अब इसको क्रोमोसोम्स को, इस ऐसे क्रोमोसोम को जो यूनाइट हुआ है, ठीक है, ये जो सेम लोकाई रखता है, लोकस जीन का, वो सेम जीन रखता है, बट अलील सेम नहीं है, सेम जीन रखता है, ठीक है। तो ये इसको होमोलोगस कहते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये आपकी बुक में भी मेंशन होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये सिंगल क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस नहीं है, हेट्रोलोगस नहीं है, होमोलोगस है, ठीक है। और ये होमोलोगस ही क्या करता है? क्रॉसिंग ओवर करता है, जेनेटिक वेरिएशन लाता है, होमोलोगस, हेट्रोलोगस नहीं कर सकता। तो हमारी बॉडी में जो होते हैं क्रोमोसोम्स वो होमोलोगस में होते हैं, ठीक है। 23 पेयर होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन वो होमोलोगस है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमारे पास आ गए। अब जब आप मियोसिस की बात करें ना, मियोसिस की, जब मियोसिस होने लगती है ना, तो आपको पता है मियोसिस के अंदर क्या होता है? मियोसिस में ये क्रोमोसोम होमोलोगस क्या करता है? यूँ होता है कि यहाँ से एक जो है क्रोमोसोम, ये सेपरेट होंगे, ये दोनों सेपरेट होंगे। अब एक आ गया इधर, ठीक है, एक जो है वो यहाँ आ गया, सपोज किया, अब ये एक यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब ये अलग अलग हो गए मियोसिस के अंदर, अलग हो के ना, अब ये एक इस एक ये एक गैमेट में एंटर हो जाएगा और ये भी एक गैमेट में एंटर हो जाएगा, गैमेट्स बन गए। और इस गैमेट में भी क्रोमोसोम जो है वो हैप्लॉइड है, ठीक है, ये भी हैप्लॉइड है, और क्रोमोसोम हैं भी कितने? आधे। अब जाहिर है ये एक है ना, एक है, ये भी एक एक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर में है, यानी यहाँ पे ये समझो एक नहीं, ये दो हैं। अब यहाँ क्रोमोसोम दो थे, ठीक है, क्रोमोसोम क्या हो गए? एक एक हो गए, आधे हो गए। यूँ पेयर में नहीं ना, अब सिंगल हो गए ना, अलग अलग हो गए, सिस्टर क्रोमोसोम हो गए। अब ये गैमेट्स बन गए हैं, हैप्लॉइड हैं, हाफ हैं। अब फिर ये यूनाइट, अब ये यूनाइट नहीं, मतलब ये है कि ये एक, ये तो गैमेट्स बन गए। सपोज ये मेल का है, मेल का सेल है, मेल का, तो ये मेल का सेल जो है वो मेल गैमेट्स बनाएगा, ये मेल गैमेट्स बन गए,
अब मैं इसको लेता हूँ, एक गैमेट को यहाँ लेता हूँ। अब एक गैमेट मैं ये ब्लू कलर वाला, यानी ये बल्कि ये ग्रीन कलर वाला, अब ये एक गैमेट जो है मैं कहाँ से ले आता हूँ, ये कहाँ से गैमेट है, ये मैं फीमेल से ले आता हूँ। ये फीमेल हो गया, यानी ये वाला गैमेट ये फीमेल का ले आया हूँ, फीमेल का। ये जब यूनाइट होगा फिर ये इस तरह हो जाएंगे। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे ये वाली चीज़, ये हो गया, और इसके साथ ये ग्रीन वाला ये हो गया। अब फिर ये जो बना है, अब ये फिर ये देखे ना, ये यूनाइट हो गए। अब यानी जो बच्चा न्यू बॉर्न, ये देखे मेल फीमेल, ये मेल का सपोज ले लिया, यानी मैं फीमेल का ले लिया। अब इन गैमेट्स को यूनाइट किया, फिर ये डिप्लॉयड यानी 2n डिप्लॉयड सेल बन गया, जाइगोट। अब यानी एक नस्ल से सेल, यानी कि उसमें भी जो क्रोमोसोम की तादाद थी, इस तरह एक न्यू बॉर्न में भी क्रोमोसोम की तादाद वही हो गई। अब मियोसिस में वो क्या हुआ था, अलग हो गया था। अब ये देखें ना, एक गैमेट एक आया है, अब ये दूसरा आया, अब इसके ऊपर जो जीन होगा, इसका जीन होगा, अलग अलग जीन है, यूनाइट कर गए। जब यूनाइट कर गए तो अब हो सकता है, अब ये मेल फीमेल दोनों के हैं, अब इसके ऊपर जो करैक्टर्स होंगे वो पेरेंट और यानी कि दोनों पेरेंट्स के आ गए। अब वहाँ पे होता है कि डोमिनेंट कौन सा होता है और रिसेसिव, यानी जो करैक्टर डोमिनेंट जिसका आएगा, माँ वाला डोमिनेंट होगा तो माँ का करैक्टर ज़्यादा, माँ का डेवलप हो जाएगा। फादर का होगा तो हो सकता है कि कोई फादर का ट्रेट जीन डोमिनेंट हो जाए अलील, और हो सकता है कोई फादर का हो जाए, तो उसमें करैक्टर यानी मिक्स हो गए, करैक्टर फादर मदर दोनों के आ गए, मिक्स हो गए, क्योंकि वो अलग अलग गैमेट्स आए हैं ना, अलग अलग जीन्स लेके आए हैं। तो ये इस तरह के ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ना यानी कि आ गया कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की तादाद इंसान में कितनी होती है और कितने होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हमारे पास कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स सीखेंगे कि कंपोजिशन क्या होती है, क्रोमोसोम्स की बनावट कैसी होती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।